गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका बहुत ही जो बिहार स्टेट से संबंधित जो पीवाई की सीरीज चल रहा था, तो उसमें से आज का हम लोग करने वाले हैं जो आपका पेपर वन। तो जो कोई भी पेपर वन रखे होंगे जिसमें से सोशल साइंस, तो पेपर वन में यदि आप सोशल साइंस रखे हैं तो उसमें से 100 क्वेश्चन जो आता है प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2024 में। तो आपका आया हुआ है 20 में 2024 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से पार्ट 1 करेंगे 1 से लेकर 50 क्वेश्चन, और इसके बाद जो पार्ट 2 रहेगा जिसमें से 50 51 से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? आपको बताना है। पहला है कोलंबस, मैगलेन, कैबरल, जेम्स कुक। तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? मैंगलेन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना हो, ठीक है। तो समुद्री मार्ग से जैसे यात्रा करने के दौरान आपको पहले भी बताया था क्या हुआ, 1498 में कौन आया था? सबसे पहले वास्को डिगामा आया था, जिसके दौरान ये आने के दौरान फिर कहाँ मिलता है, जो अब्दुल मस्जिद नाम का एक व्यापारी रहता, जो क्या कहता है गुजरात का व्यापारी रहता, तो इससे मिलता। फिर इससे मिलने के दौरान एक केरल नाम से केरल में जाता है। केरल में क्या किसके पास, जमूरी नाम का एक राजा रहता है, उससे मिलके वो वहाँ से मसालों वगैरह जो भी है वो उसको ले जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक खोज परिणाम स्वरूप किस वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ? तो बताना है भौगोलिक खोज में परिणाम स्वरूप में किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था। आपको ये बताना है किसको फायदा हुआ था। पहला ऑप्शन है शासक को, ऑप्शन में व्यापारी वर्ग को, ऑप्शन में सैनिक को, ऑप्शन में सी कृषक को। चलिए अब बताइए सही जवाब। तो किसको फायदा हुआ? तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ व्यापारी वर्ग को। तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भौगोलिक परिमाण में बोलता है सबसे अधिक किसको फायदा हुआ, ठीक है। तो व्यापार में जो भी है जैसे कि कच्चे माल को आयात निर्यात करने में सबसे ज्यादा फायदा इसी को हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18, अमेरिकी का पता कर मतलब अमेरिका का पता किसने लगाया? वास्को डी गामा, कोलंबस, हेनरी, एर्नस्ट कोनी। तो बताइए किसने पता लगाया? चलिए तो सही जवाब हो जाएगा इसका कौन है, कोलंबस। तो कोलंबस ने क्या कहा अमेरिका का, ये भी याद रहे। तो ये भी आपको याद रखना। वास्को डी गामा के बारे में बता दिए थे, 1498 में आपका भारत में आता है, ठीक है। तो ये सब सारा आपको इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं, तो इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड में स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में, ऑप्शन में 1764 में, ऑप्शन में 1766 में, ऑप्शन में 1767 में। तो आपको बताना है कब पारित हुआ था। तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो 1765। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1765। तो स्टैम्प एक्ट पारित होने का ये डेट याद रखिएगा कब हुआ, 1765 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है क्या क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय। तो क्या बोलता है सप्तवर्षीय युद्ध किसकी पराजय हुई? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की या कनाडा की? और ये सारा आपका जितना भी है सारा पीवाई क्यू क्वेश्चन है जो 2024 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसकी हो जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की पराजय हुई थी। तो ये याद रखिएगा। चलिए और ये किसके किसके बीच में होता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है, जिसमें से इंग्लैंड का विजय होता है और फ्रांस का हार हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन था, वेलेस्ली था, कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? तो बताइए कौन था। तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो कौन था, कॉर्नवालिस। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो कॉर्नवालिस था, तो ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। तो कौन था, कॉर्नवालिस। ये सब जैसे कि हरपनती, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब सारा जितना भी है गवर्नर गवर्नर जज, तो ये सब भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा था किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्र समाज संग्राम की मान्यता मिली थी? बताइए कब मान्यता मिला था? पेरिस संधि, विफ्रा संधि, न्यूली संधि या सेब्रे संधि? चलिए तो सही क्या हो जाएगा, पेरिस संधि। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेरिस संधि के दौरान क्या होगा, इसको स्वतंत्रता मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में हर साल राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, 14 जुलाई को, 27 अगस्त को या 31 जुलाई को? बताइए कब मनाया जाता है।
सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कब? 14 जुलाई को क्या है, हर साल में ये मनाया जाता है। तो ये भी आपको डेट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है नाजीवाद किस देश का राजनीतिक विचारधारा से उभरा था? इटली से, जर्मन से, फ्रांस से या जापान से? तो ये किससे उभरा था? तो सही जवाब हो जाएगा किससे? ये आपका जर्मन से उभरा था। सही आंसर हो जाएगा जर्मन से उभरा था। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक क्या था जिसमें उन्होंने जर्मन के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा थी? तो बताना क्या? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था, युद्ध की एक कला थी, मीन कैम्प थी, एक गणतंत्र थी? तो आपको बताना क्या था? चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो क्या थे? युद्ध की एक प्रकार की कला थी। ठीक है, एक मिनट रुक जाते हैं। ये आपको आत्मकथा का शीर्षक मेन कैंप था। एक मिनट यहाँ पे हिटलर आत्मकथा का शीर्षक का नाम तो क्या था? मेन कैंप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीन कैंप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब मीन कैंप। क्वेश्चन नंबर 11, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, ज्वार विद्रोह, इनमें से कोई नहीं? बताइए। सही जवाब हो जाएगा क्या था? ये चेरो विद्रोह। तो आपको याद होगा चेरो विद्रोह कहाँ होता है? आपका झारखंड के पलामू में। तो ये आपको याद रखना है झारखंड। तो झारखंड के आपका पलामू में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से चेरोमैन जो राजा था, चेरोमैन चूड़ामन जो राजा था, इस विद्रोह में योगदान दिया था। ठीक है, इसी की तरह फेमस कुछ विद्रोह है झारखंड का, जैसे कि आपका कोल विद्रोह। तो याद रखना है कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 के बीच में होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो ये बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत के द्वारा। तो ये याद रखना। झारखंड का फेमस जो है ये आपका बिरसा मुंडा के द्वारा भी किया गया था। तो बिरसा मुंडा के द्वारा एक विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं उलगुलान। ठीक है, तो उलगुलान, तो उलगुलान के नाम से भी फेमस जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह हुआ था उसको बोलते हैं उलगुलान। ये द्वारा तो बिरसा मुंडा के द्वारा पहला विद्रोह किया गया था 1889 से लेकर 1900 के बीच में। तो पहला विद्रोह यहीं पे किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, बिरसा मुंडा से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें से और भी बहुत सारा जैसे संताल विद्रोह होता है 1855 से 56 के बीच में, तो वो सभी आपको याद रखना। चुआर विद्रोह होता है, ये सब बता देते हैं। जैसे चेरो विद्रोह तो यहाँ पे सी नंबर पे दिया हुआ, जैसे चुआर विद्रोह तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चुआर विद्रोह होता है 1769। तो 1769 से लेके 1809 के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन, फूल की खेती, विटीकल्चर या बागवानी? चलिए, तो अंगूर की जो खेती है उसको हम कहते हैं विटीकल्चर। तो सही जवाब ऑप्शन में से होगा विटीकल्चर। ठीक है, तो ये भी आपका रेशम का इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो इसको याद रखना सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर मतलब जो रेशम मतलब कपड़े से जो बनाया जाता है सेरीकल्चर। इसको जैसे फूलों की जो खेती करते हैं, फूलों की खेती करके क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरी। तो फ्लोरिकल्चर। तो फूलों की जो खेती कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अब बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टी। तो हॉर्टिकल्चर। तो बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रख कर चलना है। इसमें पूछा गया यहाँ खाली जगह है कि धान के रूप में जाना जाता है गेहूं को, ज्वार को, चावल को या बाजरा को? तो किसको धान के रूप में जानते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, चावल को। तो चावल को धान के रूप में। और सबसे ज्यादा चावल का सर्वाधिक बोलेगा सर्वाधिक सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन आपका चीन में होता है। तो ये भी याद रखना। तो चीन फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकेंड नंबर पे बोलता है तो भारत। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? भारत आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अब भारत का मुख्य रूप से फसल कौन सी माना जाता है? तो ये भी आपका चावल ही माना जाता है। चलिए अगला, इसमें पूछा गया रबर बागान प्रसिद्ध है कहाँ पे? श्रीलंका में, ब्राजील में, मलेशिया में, यूएसए में? तो कहाँ पे प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा आपका मलेशिया। तो रबर की खेती के लिए फेमस है ये आपका मलेशिया। मलेशिया में फेमस है रबर के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भूमि बंदोबस्त, यहाँ पे खाली जगह दिया गया है। प्रणाली का वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, ना कि जमींदार। तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए अब बताना। तो महलबारी प्रणाली कहते थे, रैयतवादी प्रणाली, एकता प्रणाली या जमींदारी प्रथा? तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना होगा। चलिए,
तो भूमि बंदोबस्त की रैयत प्रणाली को वास्तविक कृषक, तो क्या हो जाएगा, कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, ना कि जमींदार। ये आपको याद रखना। तो बंदोबस्त प्रणाली को कृषक कर चुकाने के लिए फेमस होते थे, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसको हम जो व्यवस्था जो बोलते हैं उसको क्या होता है, रैयत बारी व्यवस्था कहते थे। रैयत बारी व्यवस्था क्या होता है, जिसमें क्या भूमिदार का क्या था, भूमि का स्वामी माना जाता था। जो भूमिदार जो होता है, भूमि देने वाला, वो भूमि का स्वामी माना जाता है। ये खेत है, मान लीजिए इसको जो देने वाला है तो उसका क्या कहता है, स्वामी होता है, और इसी पे क्या कहता है, उसको अलग से वो जमींदार या किसी को रख के क्या कहता है, इसमें खेती करवाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए, अब बोलेगा रैयत बारी व्यवस्था का जन्मदाता, इसको कौन लाया था, ठीक है। तो जन्मदाता पूछ दिया, तो इसका जन्मदाता कौन है, ये भी पूछ सकता है। कौन है, थॉमस मुनरो। तो ठीक है, थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो और क्या है, रीड। तो थॉमस मुनरो और रीड नाम का एक जो था, ये लोग क्या है, रैयत बारी व्यवस्था को लाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और भी जैसे कि रैयत बारी होता है और चीज़ बहुत सारा व्यवस्था है जो लाया था, वो सब हम नेक्स्ट बारे में अगला करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या बोला, अमेरिका। तो अमेरिका किस में मतलब क्या, अब मैं 1 मिनट, ये क्वेश्चन क्या है, 16, हाँ, अरेबिका। तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश में भारत आई थी। तो अरेबिका, तो अरेबिका नामक बताना है, यमन, वियतनाम, जापान या कोरिया। तो कहाँ से आया था, चलिए, तो ये आपका कहाँ से है, अमन देश से आया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमन देश से आया, तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना है, 3 साल, 6 साल, 4 साल, 5 साल। तो कितना साल का महासचिव का कार्यकाल होता है, चलिए, तो कितना, 5 साल का कार्यकाल होता है। तो ये भी आपको रखना, महासचिव का कितना, 5 साल का है। आज का वर्तमान में महासचिव का, इसका महासचिव कौन है, तो एंटोनिया। तो एंटोनिया, एंटोनिया गुटेरेस। तो याद रखा, एंटोनिया गुटेरेस। तो एंटोनिया गुटेरेस इसका महासचिव है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग में 1994 से अपना संचालन को निलंबित कर दिया गया। तो 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था, राष्ट्र सेफ काउंसिलिंग ने, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिलिंग ने, या सेक्रेटरिस्ट ने, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो कौन निलंबित कर दिया था, तो आपको बताना है कौन किया था। चलिए, तो सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ये वाला। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसिट एंड काउंसलिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसके द्वारा क्या किया था, इसको क्या किया था, निरस्त कर दिया गया था, या इसको निलंबित कर दिया था। ये भी आपको कब किया था, 1994। तो आपको याद रखना है, डेट याद रखना है, इसमें क्या कहता है, इसको निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल। बताइए, चलिए, सही जवाब हो जाएगा इसका कितना, 1 साल का कार्यकाल। 1 मिनट, तो संयुक्त राष्ट्र सरकार का 1 साल का कार्यकाल कितना, 1 साल का कार्यकाल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको कितने भागों में, तो ये 6 अंगों भागों में विभाजित किया जाता है। तो 6 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त महासभा के संयुक्त राष्ट्र संगठन किसका प्रमुख अंग होता है। तो किसका प्रमुख अंग होता है, महासभा का, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, या सचिवालय। अभी जस्ट थोड़ा-सा अभी डिटेल एक्सप्लेन किया था, तो आपको याद हो गया होगा। तो किसका रहता है? ये महासचिव का, संगठन का सचिवालय का प्रमुख होता था। किसका होता है? ये आपका सचिवालय का प्रमुख होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है, राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था? ट्रेंट की संधि, पेरिस की संधि, वर्साय की संधि, या लॉज़ेन की संधि। तो किसकी संधि के द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका वर्साय की संधि, आपको याद होगा, वर्साय की संधि होता है, तो इसी के दौरान बनाया जाता है। और वर्साय की संधि कब हुआ था? तब याद रखना, 28 जून, ठीक है? 28 जून को 1919। तो 28 जून को 1900 के वर्साय की संधि होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण, यहाँ पूछा गया राष्ट्र संघ का निर्माण, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब होता है? 10 जनवरी 1920। तो 10 जनवरी 1920 को क्या होता है, इसका गठन किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट, अब इसमें बोल देगा कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सदस्य की संख्या कितना है। तो वर्तमान सदस्य की संख्या कितना, 193। तो 193 राष्ट्र संघ है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट, खाली जगह यहाँ पे दिया गया है, मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंजेस्टिव, लिबरल, डेमोक्रेटिक, इन्वेस्टर। तो किसके द्वारा मानना था, ये पूछा गया है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा, तो कंजेस्टिव।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसी के द्वारा मानना था कि इसको क्या करना, इसको एक प्रकार का पार्टी में या इसके रूप में विभाजित किया जाना चाहिए, ठीक है? तो ये भी और ये कब किया माना था? तो इसका गठन हुआ था 1834 में। तो सही हो रहा है बोलेगा कंजर्वेटिव पार्टी, तो जो वाला पार्टी था जिसको मानना था, इस पार्टी का गठन, तो याद रहे गठन कब होता है? 1834 में इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन थे? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, लुई ब्लॉक, तो कौन था? सही क्या आंसर? ऑप्शन में से लेनिन, तो सही आंसर हो जाएगा लेनिन इसका पार्टी का ये था सदस्य। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया 1918 में हस्तांतरित ब्रेस्ट लिस्टोविक किस संधि का परिणाम स्वरूप हुआ? जर्मन के क्षेत्र समाप्त होने के कारण, जर्मन के हाथों का क्षेत्र हारने के कारण, युद्ध में तटस्थ रहने के कारण या जर्मनी के साथ गठबंधन के कारण? बताइए किसके कारण यह परमाणु संधि रूस का हुआ था? हारा बताइए। 24 का सही आंसर होगा जर्मन के हाथों क्षेत्र में क्या करना, हार जाने के कारण, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना नाइटहुड का खिताब वापस करने की घोषणा किया था? महात्मा गांधी ने, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो कौन थे? आपको याद होगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या हुआ था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसी के दौरान क्या किया था इन्होंने बोला कि हम अपना नाइटहुड के जो भी उपाधि था उसको मतलब कि त्याग दिया था। तो आपको जलियांवाला हत्याकांड याद होगा 1919 में, तो डेट याद रखिएगा 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल 1919 को क्या किया था इन्होंने पंजाब के लोकप्रिय जो वहाँ पे थे नेता वगैरह थे मिलकर क्या किया था विरोध भी किया था। उसी के दौरान क्या किया था इसको जब गिरफ्तार किया तो इसी के दौरान क्या किया था अपना नाइटहुड की जो भी उपाधि थी उसको क्या कहता था त्याग कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और ये जब विरोध हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल को, ठीक है? तो 13 अप्रैल को, तो ये इसका विरोध में 10 अप्रैल को वहाँ का जो सत्यपाल केजुलू थे, सफेदुद्दीन केजुलू, ये लोग वहाँ पे थे और ये इसका विरोध करने लगे थे और ये 13 अप्रैल 19 को हुआ, परंतु विरोध 10 को स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 1927 सोनपुर में, 1928 लखनऊ में, 1929 बिहार में, 1936 लखनऊ में। जी, तो क्या होगा 1936 लखनऊ, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936 के लखनऊ में होता है तो अखिल भारतीय सभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने एम.एन. रॉय और नालिनी गुप्ता के प्रभाव में कोलकाता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, प्रेमचंद ने, एन.सी. भदरौल ने या मुजफ्फर अहमद ने, तो कौन किया था बताइए? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन होगा? मुजफ्फर अहमद। तो इन्होंने क्या किया था इसका गठन किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, प्लास्टिक उद्योग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी वस्त्र उद्योग, ठीक है? यदि डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताइएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1849, 1880, 1885, 1920? तो गठन कब हुआ था ये पूछा गया है। तो कब हुआ था? 1920, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1920। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? AITUC। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कानून कब लागू हुआ? 1850 में, 1856 में, 1860 में, 1870 में? तो कब लागू हुआ ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इसमें पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एवं सन कब प्रकाशित हुआ? 1784, 1848, 1850, 1856? तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1848। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1848 में इसका गठन किया गया था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1918, 1922, 1929, 1930? देखिए कितना सारा ये गठन से संबंधित सब क्वेश्चन है, तो ये सब डेट आप जरूर याद रखिएगा। तो सही आंसर 1929 हो जाएगा इसका सही आंसर 1929 में, ठीक है? चलिए, ये क्या था एक प्रकार का महामंदी के बारे में था, जब मंदी आया था तो उसी के बारे में बताया गया है। 33, वह व्यक्ति जो
लोगों को गांव से लाता था, उनके लिए नौकरी सुनिश्चित करता था, उन्हें शहरों में बसने में मदद करता था और जरूरत समय पर उन्हें क्या कहता धन उपलब्ध कराता था, उसे क्या कहा जाता था? स्टेलर, पुलर, गोमस या जॉबर। तो क्या उसको कहते थे? ऐसे व्यक्ति जो करने का काम करता था, उसको हम लोग कहते थे जोबर। क्या कहते थे? जो लाता था, उनको क्या कहता, ग्रामीण लोगों को काम देने का काम करता, या फैक्ट्रियों या ठेकेदारों को मालिक के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता था। तो ये सब जो एक्टिविटी करवाने का काम करता था, उसको क्या कहते थे? जोबर कहते थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और गोमस्त या गुमशुद किसको कहते हैं? गोमस्त या गुमशुद उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या कहता है, गाँव का एजेंट के रूप में करता था। तो गाँव का एजेंट, तो एजेंट के रूप में जो कार्य करने का काम करता था, इसको कहता है गोमस्त कहते थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 34, शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है कुशल प्रसिद्ध के साथ खेती और फसल की कटाई के एक रूप प्रणाली के द्वारा, शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजगाही के कारण, अन्य औद्योगिक उत्पादन के निर्माण के लिए जल्दी और सस्ते सटीक बनाने की प्रक्रिया के कारण, या मिल जैसे तरल पदार्थों को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टाइलोज की एक प्रक्रिया के कारण। तो बताइए किसके कारण? तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा शहर में नौकरी चाहने वाले के लिए आवाज का ही कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा। तो इसी के कारण ये किया जाता था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? पंजाब मिरर, द बंगाल गजट, आजाद हिंद या प्रबुद्ध भारत। तो बताइए क्या था? तो क्या था आपको याद होगा? द बंगाल गजट, ठीक है? द बंगाल गजट लाया किसके द्वारा गया था? तो याद रखिएगा 1780 में लाया गया था, या जेम्स हिक्की के द्वारा। तो जेम्स हिक्की, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो जेम्स हिक्की या जेम्स हिक्की के द्वारा, हिक्की के द्वारा इसको लाया गया था। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कहाँ पे स्थित है नाथुला दर्रा? आपको पता ही होगा नाथुला दर्रा, तो ये तो आसानी क्वेश्चन है। सही हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन में भी आपका सिक्किम है, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, जंगली बकरी या आइबेक्स किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैग्रेव वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए जंगली बकरी जो पाए जाते हैं ये किस प्रकार के? आपको ये वाला जिसको दिक्कत हो रहा है, पर्णपाती वन, पतझड़ वन, सदाबहार वन, या पर्णपाती, या बहुत सारे जो शंकुधारी वन, जिसको ये वन से संबंधित दिक्कत है, 10 मिनट का वीडियो है, जरूर उसको देख लीजिएगा। इससे आपका 4 क्वेश्चन जो है आपका फिक्स होगा, ठीक है? तो ए स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या सी टेट का तैयारी कर रहे हैं, उससे ये आप जरूर इसको देख लीजिएगा। 4 क्वेश्चन आपका इससे फिक्स है कि इसका आ जाएगा, ठीक है? चलिए चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो सही जवाब ऑप्शन पर्णव, क्या होता है? पर्णिति मतलब पर्वतीय वन। तो जो पर्वतीय वन होते हैं, इस प्रकार के वन में क्या कहते हैं, ये सब पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, जैसे इसमें बोला जाएगा शंकुधारी वन क्या होता है? शंकुधारी जैसे कि चीड़ हो गया, देवदत्त का वृक्ष हो गया, ये सब जो वृक्ष होता है, ये शंकुधारी वृक्ष के अंतर्गत में आते हैं। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या कनाडा। तो किसका सबसे अधिक है? भारत से पूछा गया, तो किसका हो जाएगा? बांग्लादेश। तो आपको याद ही होगा बांग्लादेश से क्या होगा, सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है? कितना है तो ये भी आपको याद रखना। तो 11 56 पॉइंट कुछ था 84, हाँ, तो इतना वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? ये भी। अब भारत में बोलेगा सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक कौन सा, मतलब कि कौन सा राज्य का, तो आपको बताना है बिहार का, ठीक है? तो ये आपको याद रखना बिहार का। बिहार का भारत में बोलेगा तो बिहार का सबसे अधिक है, ठीक है? ये भी आपका कितना है? 1156, 1156 के आसपास है। इसी तरह 1156 या 1110 के आसपास इस तरह है। तो ये भी आपको याद रखना है, 1106 होगा शायद, 1106 वर्ग किलोमीटर तक है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे कम बोलेगा तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 0.17%, 0.12, 0.15, 0.18। तो कितना प्रतिशत बताइए? सही जवाब हो जाएगा 0.175%। तो कितना है? 0.175% क्या कहता है, भारत में निवास करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 41, क्यों बोलता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाव के अनुसार 2024 में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत, अमेरिका, चीन या रूस। तो बताइए कौन सा? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा? भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे अधिक जो रिपोर्ट जारी किया था, तो उसमें से सबसे अधिक मात्रा में दिखाया गया था कि भारत का क्या था,
आबादी वाला देश में माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 41 में उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है? मृत्यु दर से वृद्धि करना, मृत्यु दर में कमी करना, जन्म दर में कमी करना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा मुख्य कारण? तो क्या हो जाएगा? मृत्यु दर में कमी करना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मृत्यु दर में यदि हम कमी करते हैं, उसमें से फर्स्ट में जनसंख्या में सबसे अधिक भारत है और सेकंड नंबर बोलेगा तो चीन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। तो बताइए महानदी कौन सा राज्य से होकर बहती है? तो सही है उड़ीसा और क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो सही आंसर होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा? महानदी होकर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 43, अमेजन वर्षा वन स्थित है कहाँ पे? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या दक्षिण अमेरिका? तो कहाँ पे स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, दक्षिण अमेरिका में क्या है? अमेजन वन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? लुप्त प्रजाति जो होता है उसके लिए करता है, वृक्षारोपण फसल जो होता है उसके लिए रिकॉर्ड करता है, या प्राकृतिक आपदाओं को रिकॉर्ड करता है, या वन्य जीव अभयारण्य? तो किसके लिए रेड डाटा बुक का इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे, जो भी लुप्त प्रजातियां हैं, जो विलुप्त कगार में है, लुप्त हो चुके हैं, तो वो सब को जो डाटा रिकॉर्ड करने का काम करता है ना, रेड डाटा बुक का काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में क्या करता है, सारा पौधे ये जो भी होता है एक्टिविटी, जो विलुप्त प्रजातियां हैं, तो उन सारों की एक्टिविटी को ये रखने का काम करता है। अब बोलेगा इसका मुख्यालय जो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानचित्र मापने में हर व्यक्त करते हैं, तो हर क्या व्यक्त करता है? धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, धरातल की दूरी और मानचित्र की दूरी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या व्यक्त करते हैं? तो ये क्या व्यक्त करते हैं? तो ये आपका धरातल की दूरी को व्यक्त करने का काम आता है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जाता है? तो किलोमीटर और मील दोनों को दर्शा सकता है, रेखीय मापी, आरेखीय मापी, प्रतिनिधि मापी या तुलनात्मक मापी? बताइए क्या होगा? तुलनात्मक मापी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुलनात्मक मापी के द्वारा क्या कहते हैं, हम किलोमीटर और मील दोनों को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापन पर खींचे गए होते हैं? अनंत पे, बहुत बड़ा, छोटा या बहुत छोटा? तो बताइए किस पे खींचे जाते हैं एटलस पे? बताइए। तो बहुत छोटा मापक पर खींचा जाता है। तो बहुत छोटा-छोटा जो माप रहते हैं एटलस में देखे होंगे, छोटे-छोटे मापक के द्वारा क्या कहते हैं, इसे खींचा जाता है, ताकि सारा का सारा ओवरऑल जितना भी है महाद्वीप को क्या कहता है, उसमें दिखाया जाता है। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग किसी के लिए इस्तेमाल होता है? बताइए 0.72, 0.82, 0.85, 0.92? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा? 0.92%। अगला क्वेश्चन करते हैं, शहरीकरण मुख्य रूप से भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव लाता है। वन क्षेत्र में वृद्धि, कृषि भूमि का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बस्तियों को परिवर्तन करना, या वन्य जीवों का आवासों का बढ़ाना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो होगा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बस्तियों को परिवर्तन करने का काम जो होता है शहरीकरण मुख्य रूप से पैटर्न में बदलाव करने का लाता है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न, अनंत आर्थिक क्षेत्र में मतलब कि महासागरीय संसाधन खुले संसाधनों से संबंधित होते हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों समेटे बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता। तो सही आंसर बताना, पहला ऑप्शन है 200 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर 12 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर 22.5 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर 100 नॉटिकल मील। क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार स्टेट से संबंधित PYQ सारा प्रैक्टिस सीरीज इस चैनल पे एग्जाम से पहले आपको इतना सारा प्रैक्टिस सीरीज पेपर 1 पेपर 2 और दोनों चीज़ का सारा करवा देंगे, ताकि एग्जाम से आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।